हम अब स्टार्ट करेंगे कैपिटल सी से बेटा। कैपिटल सी की सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। ये कैपिटल सी है, वीबीटी के ही अंतर्गत आना है। और हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने की आवश्यकता क्या है, क्योंकि पिछली क्लास का लास्ट वही था, तो मुंह से बोल दे रहा हूँ, लिखूंगा नहीं। बेटा कोई भी एटम दूसरे एटम से बॉन्ड इसलिए बनाता है क्योंकि अपने सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर करना चाहता है। ये वीबीटी ने बता दिया हमें। जब वो ये काम करेगा तो ऑर्बिटल्स एक दूसरे को अप्रोच करेंगे दो अलग अलग एटम्स के, और वो ओवरलैप करेंगे। जितनी अच्छी ओवरलैपिंग होगी उतना अच्छा उनके बीच में बॉन्ड बनेगा। अभी तक वीबीटी ने बताया कि एस एस ओवरलैपिंग सबसे कमज़ोर होगी, फिर एसपी, और सबसे अच्छी होगी पीपी अगर सिग्मा बॉन्ड की बात की जाए। पहला बॉन्ड जो भी हमेशा बनता है वो सिग्मा ही बनता है। ये हमें ये डाउट क्रिएट कर गया कि मान लीजिए सर CH4 बन रहा है तो कार्बन के पास तो एक S में और 3 P में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो भी एक्साइट करके बनेंगे। तो वो हेड ऑन अगर करेगा तो PP वाला बॉन्ड तो एक जैसा होगा, जो S हेड ऑन कर लेगा वो तो बॉन्ड कमज़ोर होना चाहिए। हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा तो CH4 के चारों बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ बराबर थी। तो कायदे से वीबीटी ने अब तक जो बताया VACPR थ्योरी से जब उसको लिंक किया तो नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि टेट्राहेड्रल भी कैसे बनाते, क्योंकि एक एस को कैसे ही डायरेक्ट करते XYZ एक्सेस में, तो हम स्ट्रक्चर भी नहीं बना पा रहे थे और ये भी नहीं बता पा रहे थे फैक्चुअली कि सारे बॉन्ड बराबर क्यों हैं। तो वीबीटी क्या गलत हो गई? नहीं, वीबीटी को एक और थ्योरी से जोड़ा गया और वो थ्योरी वीबीटी के अंदर ही आती है, उसको कहते हैं कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहले पढ़ने के पहले लिखना शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे बच्चों। हाइब्रिडाइजेशन में पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप्स ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, कॉमा पॉलिंग इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके कंटिन्यूएशन में लिखेंगे, पॉइंट नंबर 1 में ही लिखेंगे अकॉर्डिंग टू हिम द एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन to form new set of equivalent orbital known as hybrid orbitals. Unlike pure orbitals, the hybrid orbitals used in bond formation. This phenomena is known as hybridization, which can be defined as the process of intermixing of the orbitals of slightly different energies so as to redistribute their energies, resulting in the formation of new set of orbitals of equivalent energy and shape. बस पहले इंग्लिश लिखो तो हाँ बोलो, क्योंकि आपको समझ में कुछ नहीं आया, आइए समझाने का प्रयास करूंगा मैं, पर पहले इंग्लिश लिखो तो हाँ बोलो। पॉइंट क्रमांक 2 लिख लेते हैं बच्चों, फिर थोड़ा सा हिंदी अच्छे समझ पाएंगे, कम से कम चीज़ें हो जाएं पहले। दूसरा पॉइंट, ये भी कई बार स्कूलों में सवाल ही आ जाता है थ्योरेटिकल कि भैया फीचर्स क्या हैं हाइब्रिडाइजेशन के। तो लिखेंगे सेलियंट फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। लिखेंगे द मेन फीचर्स आर एज फॉलोज। पहला लिखेंगे रोमन नंबर 1, the number of hybrid orbitals is equal to number of atomic orbitals that get hybridized. Roman number 2, the hybridized orbitals are always equivalent in energy and shape. इतना लिखो तो हाँ बोलो। एक बार फिर से बोल रहा हूँ मैं, इंपॉर्टेंट कंडीशन तीसरा पॉइंट है, रोमन नंबर 1 लिखेंगे द ऑर्बिटल प्रेजेंट इन वैलेंस शेल ऑफ द एटम आर हाइब्रिडाइज्ड। दूसरा, द ऑर्बिटल्स अंडर गोइंग हाइब्रिडाइजेशन शुड हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी। तीसरा, promotion of electron is not essential condition prior to hybridization. Or Roman number 4, it is not necessary that only half filled orbital participate in hybridization. In some cases even fully filled orbitals of valence shell take part in hybridization. बस ये 3 बातें बेटा पूरी होती हैं। अब सर समझ में तो कुछ नहीं आया, लिख लिया, क्या करें अब बेटा जो इसके टाइप्स हैं, जो कि मैं पॉइंट क्रमांक 4 करके लिखवाऊंगा, टाइप्स को समझते समझते ये ऊपर की सारी बातें हमको समझ में आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि टाइप्स में हम एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, तो जब हम एग्जाम्पल्स की बात करने लगेंगे तो शायद आपको ये बातें इंग्लिश की भी साथ ही साथ एग्जाम्पल के डिस्कशन के साथ ही साथ समझ में आने लगेंगी। पहले इंग्लिश कंप्लीट करिए, करो तो हाँ बोलो। है बेटा समझाएंगे तो अभी बेटा जैसे ये पहले इतना लिखो, कैपिटल D लिखो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, और फिर लिखो पॉइंट नंबर 1। अभी मैंने आज कुछ नहीं समझाया, अभी केवल अपन लिख रहे हैं चीज़ों को। कैपिटल D में लिखेंगे टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कैपिटल C से हमने कुछ नहीं समझाया, सिर्फ लिखा है।
और कैपिटल डी में लिखेंगे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इज sp हाइब्रिडाइजेशन. अभी सिर्फ लिख रहे हैं हम बेटा. sp में रोमन नंबर 1 लिख रहे हैं कि दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 1p ऑर्बिटल रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 यानी कि 2 इक्विवेलेंट यानी कि बराबर sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स. इतना लिखो तो हाँ बोलो. रोमन नंबर 1 में ही पैरा चेंज करके लिखेंगे कि सच अ मॉलिक्यूल in which central atom is sp hybridized possesses linear geometry and is also known as diagonal hybridization. ये sp में रोमन नंबर 1 में ही पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे तो हाँ बोलेंगे. योग्य बन चुके हैं, हमने इतना लिख चुका है कि अब हम आगे हिंदी में बात कर सकते हैं. सबने लिख लिया, कोई रोक नहीं रहा है मेरे को. चलो बेटा, अब पेन वेन सब रख दो, लिखने का काम अब होता है समाप्त. अब हम एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं. अभी एग्जाम्पल से अब तक हमने जितनी इंग्लिश लिखी है सब समझेंगे. तो सबसे पहले लिखेंगे एग्जाम्पल. रोमन नंबर 1 तो यूज़ कर चुके हो ना बेटा कि नहीं? रोमन नंबर भी यूज़ कर लिया ना अपन ने, रोमन नंबर 1. यस सर. हाँ, तो फिर एक काम करो, रोमन नंबर 2 लिखो. रोमन नंबर 2 में लिखेंगे ये एग्जाम्पल्स ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग sp हाइब्रिडाइजेशन, और इसमें लिखेंगे पहला स्मॉल a BeCl2. अब ये BeCl2 को समझने का प्रयास करते हैं जिससे कि सारी इंग्लिश भी समझ में आ जानी चाहिए अपने को. नंबर 2 में हमने स्मॉल a लिखा है BeCl2. अब बच्चों पहले थोड़ा सा मैं वाइट बोर्ड में भी काम करूंगा और यहाँ मतलब यहीं बाजू में भी काम कर रहा हूँ, आपको NCERT के साथ भी काम करेंगे. NCERT की फ़ोटो बड़ी सुंदर होती है. देखो बेटा, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जो बेरिलियम होता है, अगर मैं BeCl2 की बात कर रहा हूँ, मतलब बेरिलियम के साथ अगर 2 क्लोरीन आ रहे हैं, तो शायद आप लोग को ये समझ में आ रहा है बच्चों कि यहाँ पे सेंट्रल एटम बेरिलियम होगा. ये समझ में आ रहा है? हेलो, बोलना पड़ेगा बच्चों. यस सर. अच्छा, क्यों सर सेंट्रल एटम? अरे क्योंकि बेरिलियम के इर्द गिर्द ना एक्स्ट्रा लोग आएंगे, तो इन जनरल सर जो एक होता है वही सेंट्रल एटम सोच लो, ज़्यादा अच्छा. हाँ बेटा बिल्कुल सही. अब क्या करें सर हमको पता है कि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s2, 2s2. 2s2 और भले इसमें 2p होता है लेकिन खाली होता है. डब्बा बनाएंगे, 2s के कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे बच्चों? बोलना पड़ेगा सर 2. और जो 2p होगा वो होगा लेकिन खाली होगा. मानते हो कि नहीं मानते हो? ये कन्फिग्रेशन हो जाएगी बच्चों इसकी ग्राउंड स्टेट. ग्राउंड स्टेट मतलब इसने ना अभी कोई एनर्जी ली है ना दी है, ना इलेक्ट्रॉन लिया है ना दिया है. अपना ये बिना लेन देन किए हुए अपनी खुद की जितनी इसके पास एनर्जी है उस एनर्जी के साथ इसके इलेक्ट्रॉन्स अपने ग्राउंड स्टेट में. इतनी बात समझ में आती है? हेलो, बोलना पड़ेगा. यस सर. ये बेरिलियम के ग्राउंड स्टेट में एटम की बात कर ली मैंने. इतनी फोटो बना लो बच्चों, इतनी बात लिख लो. वहीं पे BeCl2 के मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में पहले Be जो कि सेंट्रल एटम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो तो हाँ बोलो. और यहाँ तक अगर ये जो सामने अभी मैंने अपने हाथों से लिखा इसमें कोई दिक्कत हो इतनी बात में को तो बोलो. मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में अन्यथा जो सामने से लिखा हुआ है. यस सर. चलो बच्चों, एक स्टोरी ये है बेटा कि हम इतनी बात जानते हैं शायद, क्या सर, कि बेरिलियम को अगर 2 क्लोरीन अपने साथ जोड़ने हैं, ये काम मैं ऐसे नहीं करता बेटा, वाइट बोर्ड में ही करता हूँ.
बाद में मैं आपको फ़ोटो दिखा दूंगा, साफ साफ सुंदर वाली फ़ोटो। पहले वाइट बोर्ड में काम करते हैं। बेरिलियम को बच्चों अगर मैं अपना कन्फिग्रेशन दिखा दूंगा, कौन सा भाई ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशंस अगर बेरिलियम से पूछूंगा कि एक बेरिलियम अगर तेरे को 2 क्लोरीन को अपने साथ बॉन्ड बनवाना है तो तेरे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2। लेकिन फिलहाल ग्राउंड स्टेट में अगर आप उसके वैलेंस शेल मतलब सबसे बाहरी शेल, केवल वैलेंस शेल के ही भाई बॉन्डिंग तो वैलेंस शेल से ही होती है क्योंकि वहीं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर आप इस 2s में देखो बेटा, तो इस 2s के ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन में तो ये पूरा पेयर्ड था और 2p 0 था, ये तो ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन था। अगर बेरिलियम को क्लोरीन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ खुद की पेयरिंग करानी है तो कम से कम इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने तो चाहिए। बेरिलियम को देखें तो हम कहेंगे कि तो एक्चुअली बेरिलियम खुद को एक्साइट करेगा और अपने इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ ले जाएगा? 2s से 2p में। तो ये जो 2s से 2p में जाने की स्थिति हुई बेटा, इसमें 2s में भी एक बचा और 2p में, ये कहलाया एक्साइटेड स्टेट। अब सर कोई व्यक्ति खुद को क्यों एक्साइट करेगा? बेटा ये हम थ्योरी बना रहे हैं और थ्योरी हम इसलिए बना रहे हैं कि क्या नेचर में तुमको बेरिलियम के रूप में मिलता है कि BeCl2 के रूप में? BeCl2 के रूप में। तो तुमको तो भगवान के नेचर में जो एग्जिस्ट कर रहा है, भगवान के नेचर में क्या एग्जिस्ट कर रहा है? बेरिलियम इन फॉर्म ऑफ BeCl2। तुमको तो थ्योरी इसलिए बनानी है कि तुम ये सब अपने घर से सोच के आ जाओ, कहो दुनिया वैसी चलनी चाहिए, ऐसा नहीं होता। नेचर में बेरिलियम BeCl2 के रूप में मौजूद है, मुझे मेरी थ्योरी बना के ये समझाना है कि BeCl2 क्यों बनेगा। सच्चाई ये है कि बेरिलियम क्लोरीन के साथ जब भी बॉन्ड बनाएगा तो वैसे तो उसके ग्राउंड स्टेट में दोनों इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड थे, पर वो खुद को करेगा एक्साइट करेगा। तो जो 2s के पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, एक 2s में आएगा और एक 2p में। सर एक्साइट शब्द क्यों बोल रहे हो? क्योंकि बेटा 2s की एनर्जी कम होती है, 2p की ज़्यादा होती है, N+L रूल लगा के देख लो। तो ऑब्वियसली बात है एक्स्ट्रा एनर्जी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। किसको? बेरिलियम को। खुद कहाँ से होगी? इट इज़ जस्ट लाइक दिस, जो मैं आपको लास्ट क्लास में बोला था कि सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द अगर और लोग आएंगे, मेहमान आएंगे, तो ये खुद को पहले मॉडिफाई करेगा। ये मॉडिफिकेशन के प्रक्रिया का पार्ट है कि अगर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है और आपको ये सजेस्ट करना है कि ज़्यादा एटम आ रहे हैं, तो आपको उनके प्रपोर्शन में खुद को एक्साइट करके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रिएट करने पड़ेंगे। किस लिए? फॉर अ ग्रेटर गुड, क्योंकि उनके आने से ए हम ये प्रूव कर पाएंगे कि मॉलिक्यूल क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, और बी हम ये प्रूव कर पाएंगे कि उसको मॉलिक्यूल बनाने में मज़ा आ रही है। तो पहले उसको एक्साइट होना पड़ेगा। तो एक्साइट हुआ, ये थ्योरी कहती है हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट। एक्साइटेशन समझ में आता है बच्चों? हेलो बोलना पड़ेगा। यहाँ तक डाउट हो तो पूछो। किसी और बच्चे को? नहीं। अब BeCl2 में सबसे पहले जो बेरिलियम था, 2 क्लोरीन को देख के वो एक्साइट हुआ। अब आगे क्या सर? अब क्लोरीन के बारे में देख लो बेटा। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है नियॉन तक सेम चलेगा 10 का, और फिर आएगा बेटा 3s2 और 3s2 के साथ हो गए 12 और 3p 5। मतलब इसका 3s तो पेयर्ड है, इसके पास 3p में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चों? 1 2 3 4 और ये 5। मतलब क्लोरीन का कौन सा इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेगा बेटा? ये वाला। मानते हो? मानते हो? मानते हो? बेरिलियम के फिलहाल एक्साइट होके कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए हैं सर? एक 2s में आ गया, एक 2p में आ गया। मानते हो? मानते हो? Yes, sir. अब अगर तुम हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट नहीं जानते तो तुम कहोगे कि BeCl2 में एक क्लोरीन का P का इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हेड ऑन ओवरलैप करेगा बेरिलियम के S के साथ, और एक दूसरे क्लोरीन का P हेड ऑन करेगा बेरिलियम के P के साथ। कहोगे ना ये? हेलो हेलो। तो अगर आप हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट नहीं खुद के मन में जोड़ेंगे, इतना लिख लिया सबने? इतनी फोटो बना ली सबने? अगर तुम हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट मन में नहीं जोड़ोगे तो तुम तो ये कहते, हमको पता है VSEPR थ्योरी के हिसाब से BeCl2 का शेप क्या है सर? Be एक Cl दूसरा Cl,
मतलब एक क्लोरीन सर यहाँ पे होगा, एक क्लोरीन यहाँ पे होगा। इतना आपको मैंने ताज़ा ताज़ा बताया। क्लोरीन का अनपेड इलेक्ट्रॉन किस में होगा बेटा? 3p में। और हेड ऑन किसके साथ करेगा वो? बेरिलियम के 2p के साथ। यहाँ पे ये किसका होगा? 3p में। हेड ऑन किसके साथ करेगा? 2s के साथ। तो कायदे से एक ओवरलैपिंग होगी pp की और एक ओवरलैपिंग होगी sp की। ओवरलैप ऑर्बिटल कंसेप्ट ने कहा था pp की ओवरलैपिंग ज़्यादा अच्छी होगी, तो ये BCl2 स्ट्रांग होना चाहिए, वीक होना चाहिए। हम दुनिया से में पूछ के आए तो हमको पता चला दोनों की स्ट्रेंथ बराबर थी। मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है हमारी सोच में। अब आइए, ये तो मैं खैर आपको लास्ट क्लास में बता चुका था, द नीड फॉर हाइब्रिडाइजेशन। नाउ लेट अस नो व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है कि ये अलग अलग ऑर्बिटल्स होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन ने कंसेप्ट ने कहा कि देखो ऐसा है सर कि इतना सबने लिख लिया ना बच्चों? हेलो, बोलना पड़ेगा। यस सर। चलो, अब आप ये बेरिलियम की इतनी सी बात को फिर से बनाइएगा, एक्साइटेड स्टेट वाली बात को, ये वाली बात को, केवल इतनी सी बात को। और ये बात मेरी समझने की कोशिश कीजिए, पहले समझ लो फिर बना लेना फिर से दोबारा। बेटा, हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट ये कहता है कि बेरिलियम का एक s और एक p ऑर्बिटल अब इंटरमिक्स करेगा। इंटरमिक्स करेगा मतलब ये पार्टनरशिप कर लेंगे। पार्टनरशिप करके अब ये मतलब एक आदमी था राम, एक आदमी था श्याम, एक आदमी था s ऑर्बिटल, एक आदमी था p ऑर्बिटल। उन्होंने मिल के एक कंपनी खोली। उस कंपनी का अब नाम है, उस कंपनी का नाम है अब sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। मतलब ये कि अब जब ये दुनिया से मिलने जाएंगे तो ये S बन के नहीं और ये P बन के नहीं, या दोनों मिल के ये नहीं कहेगा कि हेलो मैं S, हेलो मैं P। अब ये दुनिया से जब मिलने जाएंगे तो दोनों मिल के कहेंगे कि हम कौन। मतलब एक कंपनी का जब मार्केटिंग का आदमी आता है तो अपना नाम बाद में बताता है, कहता है मैं फली कंपनी से। हेलो हेलो हेलो। तो थ्योरी ने ये कहा कि कभी भी सेंट्रल एटम को दूसरे कंबाइनिंग एटम से, जैसे फिलहाल बेरिलियम को दो कंबाइनिंग क्लोरीन से कंबाइन करना है, उसके पहले बेरिलियम यानी कि सेंट्रल एटम अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को जिन्हें पार्टिसिपेट करना है उन्हें इंटरमिक्स करेगा, और जितने ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे इंटरमिक्सिंग में उतने ही बनेंगे। कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं बेटा? दो, एक s और एक p। मॉडिफाइड यानी कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे कितने? दो, क्योंकि दो पार्टिसिपेट कर रहे थे तो दो बनेंगे। लेकिन अब वो दोनों ना s है ना p है, वो दोनों अब sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। और इन दोनों ऑर्बिटल की शेप, एनर्जी सब कुछ बराबर होगी, इसलिए हम कह रहे हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और ये हर रिस्पेक्ट में कैसे हैं बेटा? हर रिस्पेक्ट में कैसे हैं? इक्विवेलेंट। हेलो, किसी को नहीं आई? आपकी आवाज अटक रही है। अटक रही है सबको। हेलो बच्चों, फिर से बोलूं पूरा? चलो रुक जाओ बेटा, फिर मीटिंग आईडी में फिर से भेज रहा हूँ। अभी आवाज़ आ रही है कि अभी भी अटक रही है बेटा? अभी आ रही है। एक बार फिर से मैं पूरी बात सुन लो बेटा। मैं ये कह रहा हूँ कि कभी भी कोई भी सेंट्रल एटम, जो कि इस केस में बेरिलियम है, कंबाइनिंग एटम जो कि इस केस में क्लोरीन है, अभी कभी भी कोई सेंट्रल एटम जैसे कि बेरिलियम के पास दो क्लोरीन आने हैं तो उनके आने के पहले वो अपने वैलेंस शेल के एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मॉडिफाई करेगा। मॉडिफाई करेगा का मतलब हाइब्रिडाइज करेगा। जितने ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में उतने ही बनेंगे। दो कर रहे हैं तो दो ही बनेंगे बस। ना वो अब S है ना वो P है, अब ये दोनों आज से sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहलाएंगे, जिनकी शेप, साइज, जैसे हमको पता है ना S स्फेरिकल होता है, P डंबल होता है। अब नहीं, कोई स्फेरिकल नहीं, कोई डंबल नहीं, दोनों का शेप, साइज, एनर्जी सब कुछ बराबर है। अब सर ये एनर्जी कहाँ से बराबर होगी? एनर्जी आई कहाँ से? एक एग्जाम्पल के रूप में बच्चों, जैसे मान लो S की एनर्जी कम होती है तो मान लेता हूँ मैं S की एनर्जी, फॉर एग्जाम्पल, ये लिखना नहीं है बस सुन लो, जैसे S की एनर्जी है मान लो 7 रुपये, 7 रुपीज़। P की एनर्जी है मान लो 9 रुपये। 9 और 7 कितना हुआ बेटा? दोनों पार्टनरशिप किए तो 9, एक ने 9 रुपये लाए, एक ने 7 रुपये लाए, 9 7 कितना हो गया? 16 रुपये। अब ये दोनों 16 रुपये को आपस में बराबरी से बांट लेंगे, यानी कि 8 रुपये इसके पास, 8 रुपये इसके पास। अब दोनों की एनर्जी भी बराबर, शेप भी बराबर। लेकिन CA के पास जाके ये पार्टनरशिप जरूर लिखवा लेंगे। क्या पार्टनरशिप लिखवाएंगे?
जो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा ना बेटा, उस sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में अगर आपसे कोई पूछे कि s कैरेक्टर कितना है, मतलब s का परसेंटेज कितना है, तो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में s कितने हैं बच्चों, एक, टोटल ऑर्बिटल्स कितने हैं, 2 इंटू 100, तो बेटा बताओ s का प्रतिशत कितना हुआ, 50%। अगर आपसे कोई पूछेगा p कैरेक्टर कितना होगा तो कैसे निकालोगे, sp में p कितने हैं, एक, टोटल कितने ऑर्बिटल्स हैं, 2 इंटू 100, तो p का भी प्रतिशत कितना है बच्चों इस sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में, बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। 50। अब थोड़ी सी मेरे को फोटो दिखाना और बचा है, लेकिन वो मैं एनसीईआरटी की मदद से दिखाऊंगा। पहले इसी बात को फिर से लिख लो अपनी कॉपी में, जहां तक आपने लिखा उसके नीचे करके लिखो, तो हाँ बोलो। अब अगर एक एस और एक पी, देखो बेटा ये आपको शेप भी पता है, बेरिलियम का एस ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल, बेरिलियम का पी ऑर्बिटल कैसा होता है, या किसी का भी पी ऑर्बिटल कैसा होता है, डंबल। एक स्फेरिकल था, एक डंबल था, लेकिन अब ये एस नहीं बचा, अब ये पी नहीं बचा, अब ये क्या बन जाएंगे बच्चों, एसपी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। सर ये एसपी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये आपको कैसे पता, अब देखो बेटा आपको थोड़ा सा मैं एक और पहले कॉमन सेंस की बात बता दूं, फिर आप इसको लिखना, पहले सिर्फ सुन लो। जैसे बच्चों हम कभी भी एटॉमिक ऑर्बिटल बनाते हैं ना, तो शायद आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर से पता है, एटॉमिक ऑर्बिटल बेटा शायद इलेक्ट्रॉन को वेव मान के सोचा गया है, भाई एग्जिस्ट तो ये करता नहीं, तो केवल हमारी एक सोच है, जो कि कैसे बनी है, एटम को क्या मान के, इलेक्ट्रॉन्स को क्या मान के, वेव। हेलो 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 बच्चों, हेलो, Yes, sir. ठीक है बेटा, शायद आपने ये वेव मैथ्स में भी, फिजिक्स में भी देखी होगी। क्या हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की वेव को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें ये ऊपर का अगर प्लस होता है बच्चों, तो ये नीचे का माइनस होता है, ये मानते हो, ये माइनस मतलब इसको एक फंक्शन बताते हैं ना, जैसे अगर ऊपर जा रहा है +10 तो नीचे जाएगा -10, ऐसा होता है ना, मैथमेटिकली ऐसा बोलते हैं ना, प्लस और माइनस। माइनस मतलब ये चार्ज नहीं है बेटा, ये मैथमेटिकली हम कभी भी इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं तो कुछ उसका फंक्शन होता है पॉजिटिव और कुछ उसका फंक्शन होता है नेगेटिव। दिस इज नॉट चार्ज, दिस इज मैथमेटिकली दो ऑपोजिट वेव्स के एम्पलीट्यूड को दर्शाने का तरीका। हेलो हेलो बोलना पड़ेगा, यस सर। क्योंकि बेटा ऑर्बिटल भी इलेक्ट्रॉन वेव को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए आप कई बार ऑर्बिटल के भी लोब में देखोगे कि एक तरफ लिखा रहता है प्लस और एक तरफ लिखा रहता है माइनस। इसका मतलब ये चार्ज नहीं है बेटा, ये ना इलेक्ट्रॉन का जो वेव होता है ना, जो वेव एक पॉजिटिव एंड पे जाता है एक नेगेटिव एंड पे जाता है, मेरी बात समझ रहे हो, ये चार्ज प्लस माइनस नहीं है, ये वेव का नेचर है कि मान लो अगर तुम्हारे पास +10 को +10 से जोड़ा तो फंक्शन क्या आ जाएगा, +20, मेरी बात समझ रहे हो, और -10 को -10 से जोड़ा तो फंक्शन आ जाएगा -20। जैसे मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन की वेव है, ये एक ऐसी, मान लो मैं इलेक्ट्रॉन की वेव बना रहा हूँ और मैंने एक और ऐसी इलेक्ट्रॉन की वेव बनाई, तो कायदे से ये अगर +10 है, ये +10 है तो जुड़ेगा, ये -10 है -10 है तो नीचे की तरफ जुड़ेगा, तो एक बड़ी वेव हो जाएगी और एक नीचे की तरफ बड़ी वेव हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो, वेव का इंटरफेरेंस ऐसे होता है, या फिजिक्स में वेव ऑप्टिक्स में पढ़ोगे भी अभी, पर मोर और लेस वेव का जो मैथमेटिकली दो छोर एम्पलीट्यूड दिखाने का तरीका होता है प्लस माइनस का, ये वो प्लस माइनस है, ये वाला, ये प्लस माइनस। ये बात समझ में आती है, हेलो हेलो। Yes, sir. अब नॉर्मल पी ऑर्बिटल आदमी कैसे बनाता है बेटा, ऐसे। अब हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मैंने कैसे बनाया है, एक पी यूज़ कर रहे हैं हम और दूसरा एस यूज़ कर रहे हैं हम। एस पी का इस्तेमाल करके मैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, बता बच्चों कैसे बना रहा हूँ, मैं उसके एक लोब को कर दे रहा हूँ बड़ा और पीछे के लोब को कर दे रहा हूँ छोटा। क्यों पता है, क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर लोब ही ना हेड ऑन ओवरलैपिंग करने के लिए आगे बढ़ेगा। और जैसे फॉर इंस्टेंस एग्जांपल के रूप में मैंने इसके प्लस वाले लोब को बड़ा कर दिया और माइनस वाले लोब को छोटा कर दिया। एक नॉर्मल ऑर्बिटल और एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में फ़र्क समझ में आ रहा है ड्रॉ करने में, हेलो हेलो हेलो। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो सर अगर एस और पी एक हो गए हैं, 7 हो गए हैं,
तो सर ये गोले को अगर आप इसमें घुसा दोगे तो सर इसका कोई एक गोला तो बड़ा ही हो जाएगा, दूसरा गोला प्रोपोर्शनली छोटा हो जाएगा। तो देखो एक लोब बड़ा और पीछे की पुच्छी छोटी। ये बात समझ में आ रही है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में कैसे बना रहा हूँ? हेलो हेलो, यस सर। ठीक है। तो बेटा मैं चाहूँगा आप ये फ़ोटो एक बार ज़रूर बना लीजिए और फिर इसको अपन फिर कल चर्चा करेंगे, अगर बारिश नहीं होती तो ऑफलाइन ही मिलके। तो ये फ़ोटो बना लो बच्चों। इसको लिखो, ये एस ऑर्बिटल ए को ऐसे एस ऑर्बिटल बनाओ, ऐसा पी ऑर्बिटल बनाओ। पी आप कौन सा बना रहे हो बेटा? प्रिसाइसली पी जेड, है ना, इस फोटो के हिसाब से। और ये क्या हो गया बेटा? लीनियर बी का एस पी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल दिख रहा है बेटा? हेलो हेलो हेलो, यस सर। चलो ये पहले फ़ोटो बना लो। इतनी फ़ोटो बनाओ तो हाँ बोलो। और बस आज के लिए इतना पर्याप्त है। कल जब फिर से ऑफलाइन मिलेंगे तो फिर इस चीज़ को समझाऊंगा। अभी अपने को पूरी हाइब्रिडाइजेशन की हिंदी समझनी है बेटा। अभी केवल हमने प्रयास किया है थोड़ा सा, इस प्रयास को कल पूरी क्लास में आगे बढ़ाएंगे तो शायद हम हाइब्रिडाइजेशन ढंग से, हालांकि अभी 1-2 क्लास लगेगी सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन को समझने में। ठीक है, पहले ये फ़ोटो बना लो, ये एस की, ये पी की और ये एस पी की, ये 3 फ़ोटो बस ये। ठीक है, ये फ़ोटो बनाओ तो हाँ बोलो, फिर आज की क्लास ख़त्म करता हूँ। ये फ़ोटो साफ साफ बनाओ।